हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पीके कॉमर्स स्टडी। आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन है, समूह से आप क्या समझते हैं, इसकी संरचना, आवश्यकता, महत्व एवं विशेषताएं को बताएं। तो गाइस, मैं सबसे पहले इसका बेसिक मीनिंग बता दूं। समूह से ऐसे क्या होता है। जैसे कि समूह से ही पता चल रहा है किसी झुंड या किसी ग्रुप में रह के कार्यों को करना, यानी दो या दो से अधिक व्यक्ति जहाँ एक दूसरे में इकट्ठा होकर किसी बात पे चर्चा करते हैं और उस प्रॉब्लम्स का हल निकालते हैं, तो उसे ही समूह कहा जाता है, यानी एक ग्रुप में रहकर कार्यों को करना। तो चलिए देखते हैं इसका अर्थ क्या होता है। समूह का अर्थ है समूह से दो या दो से अधिक व्यक्तियों की आपसी एकत्रीकरण से है, यानी दो या दो से अधिक व्यक्ति जहां एक दूसरे के सामने जमा होते हैं, जो आपस में अंतर क्रिया करते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं तथा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एकजुट होकर प्रयास करते हैं। सरल शब्दों में समूह सामान्य लक्ष्यों के लिए ऐसे व्यक्तियों का संगठन है जो परस्पर अंतर व्यवहार करते हैं, अंतर निर्भर एवं अंतर क्रियाशील होते हैं तथा जिनके आपसी संबंध व्यवहार प्रतिमानों से संचालित होते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि समूह की संरचना किस प्रकार की जाती है और इसकी विशेषताएं क्या है। समूह की विशेषताओं का उनकी संरचना पर गहरा प्रभाव पड़ता है। एक समूह की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, आकार यानी साइज, यानी समूह में कितने लोग होंगे तो इसका निर्माण होगा। जैसे कि समूह दो या अधिक व्यक्तियों से मिलकर बनते हैं। समूह का आकार संगठन की अपेक्षा छोटा होता है। प्रायः एक समूह के सदस्य की संख्या 30 तक हो सकती है। वे साथ मिलकर समूह की सदस्यता का निर्माण करते हैं। दूसरा विशेषता है सामूहिक क्रियाएं। ये समूह में बनाकर कार्य को करते हैं। इंग्लिश मीनिंग है कलेक्टिव एक्टिविटीज़। एक समूह के सदस्यों की क्रियाएं समूहित होती है, जो कार्य से संबंधित या असंबंधित हो सकती है। तीसरा है सामान्य हित एवं उद्देश्य, कॉमन इंटरेस्ट एंड ऑब्जेक्टिव्स। समूह के सभी सदस्यों का एक सामान्य हित तथा सामान्य लक्ष्य होते हैं, यानी जब भी एक समूह बनाया जाता है और किसी कार्य को किया जाता है तो समूह के सभी लोगों का एक ही लक्ष्य होता है, तभी समूह अपनी सफलता हासिल आसानी से कर सकता है, जिसकी प्राप्ति के लिए सभी मिलकर एक निश्चित दिशा में कार्य करते हैं। चौथी विशेषता है मानक व नियम, नॉर्म्स एंड रूल्स। समूह के सभी सदस्यों के कुछ आदर्श मानक एवं प्रतिमान होते हैं, जिन्हें प्राप्त करने के लिए वे एकीकृत होकर प्रयास करते हैं। समूह के सभी सदस्यों के व्यवहार कुछ नियमों द्वारा नियंत्रित होते हैं। समूह व्यवहार के मानकों एवं नियमों का पालन कराने के लिए अपने सदस्यों पर विभिन्न प्रकार के दबाव डालते हैं। मानकों के अनुरूप आचरण करने पर सदस्यों को पुरस्कृत एवं प्रतिकूल आचरण की दशा में दंडित किया जाता है। सामान्यतः मानक मौखिक रूप से ही प्रकट किए जाते हैं, यानी ग्रुप में एक नियम बनाया जाता है और उस नियम के तहत ही ग्रुप के सभी लोग अपने कार्यों को करते हैं, ताकि ग्रुप द्वारा किया गया कार्य आसानी से प्राप्त किया जाए और जो भी लक्ष्य निर्धारित किया गया है उसे हासिल करने में किसी तरह की समस्या ना हो, इसीलिए ग्रुप में एक नियम बनाया जाता है। पांचवा पॉइंट है लगाव। समूह के सदस्यों की क्रियाओं, लक्ष्यों, कार्यों, व्यवहार व हितों के बीच शक्तिशीलता अर्थात एक लगाव बना रहता है। यह लगाव ही उनके एक समूह के रूप में गठित होने का परिचायक होता है।
इस सशक्तिशीलता के समूह के सदस्यों में अपनत्व जागृत होता है। व्यक्तिगत भावना के स्थान पर सामूहिक भावना का जन्म होता है। छठा है अनौपचारिक नेतृत्व यानी कि इनफॉर्मल लीडरशिप। समूह के प्रबंध अनौपचारिक नहीं होता है। समूह का नेतृत्व एवं मार्गदर्शन स्वतः उभरता है। ऐसा अनौपचारिक नेता अपने विवेक, अनुभव एवं व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर सदस्यों को दिशा निर्देश देता है। यानी ग्रुप में कोई पढ़े लिखे व्यक्ति जो होते हैं वो अपने ग्रुप को डायरेक्शन देते हैं कि कैसे कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। समूह में नेतृत्व का विकास व्यक्तिगत प्रभाव के आधार पर होता है। इतना ही नहीं, विभिन्न दशाओं में समूह का नेतृत्व विभिन्न व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। सातवां है सामाजिक दबाव एवं निष्ठा। सभी सदस्यों को लाभ समूह में जहां सभी सदस्यों को लाभ होता है वहां समूह के सदस्यों से पूर्ण निष्ठा एवं सहयोग की अपेक्षा की जाती है। समूह अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सदस्यों में आज्ञाकारिता व समूह निष्ठा का विकास करता है। 8वां पॉइंट है अंतरक्रियाशीलता। 9वां पॉइंट है समान विचारधारा और 10वां पॉइंट है संबंधों के आधार पर और 10वां पॉइंट है संबंधों के आधार पर। 11वां है संस्कृति के आधार पर और 12 नंबर है अंतर्निर्भरता। 13 नंबर में सामाजिक संरचना। यानी अंतरक्रियाशीलता का अर्थ होता है कि समूह में रहकर अपने कार्यों को अपने अनुसार से सभी अपना अपना राय देकर कार्यों को सफल बनाते हैं। समान विचारधारा का मतलब होता है यानी ग्रुप के सभी लोगों के विचार एक जैसा होता है। संबंधों के आधार पर सभी एक दूसरे से एक अच्छे संबंध बनाकर चलते हैं और संस्कृति के आधार पर समूह एक संस्कृति के आधार पर चलाया जाता है। जैसे पूर्वजों में लोग एक ग्रुप बनाकर अपने एक दूसरे व्यक्ति का सहायता करते थे, किसी भी प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व करते थे। आत्मनिर्भरता समूह में लोगों को आत्मनिर्भर होना सिखाया जाता है। उसके बाद एक समाज की संरचना होता है। जैसे धीरे धीरे ग्रुप बढ़ने लगता है वैसे वैसे समाज में ग्रुप की जनसंख्या पनपने लगती है। अब हम लोग देखेंगे समूह की आवश्यकता क्यों होती है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। समूह में रहना ना केवल व्यक्ति का स्वभाव है वरन अनेक कारण से उसके जीवन की आवश्यकता भी है। प्रायः समूह की आवश्यकता निम्नलिखित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए होती है। समूह में रहना लोगों का ये स्वभाव है। कोई भी व्यक्ति अकेला रहना नहीं चाहता है। वो चाहता है कि वो कोई भी कार्य एक दूसरे की सहायता लेकर करे ताकि कार्य अच्छे से की जा सके। तो चलिए देखते हैं क्या आवश्यकता है। पहला है एक दूसरे के लिए सहयोग की भावना उत्पन्न करना। दूसरा है समूह के प्रत्येक सदस्य में अपनात्व की भावना उत्पन्न करना तथा समूह के अस्तित्व सुदृढ़ करना। तीसरा पॉइंट है कर्मचारियों के स्वास्थ्य व उद्देश्यपूर्ण संबंध स्थापित करना कि ग्रुप में कौन से कर्मचारी अपने मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ है या नहीं, इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है। चौथा है व्यक्तिगत एवं सामूहिक हितों की रक्षा करना। पांचवा है कर्मचारियों के स्वाभिमान तथा आत्मविश्वास में वृद्धि करना। छठा पॉइंट है प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रतापूर्वक विचार एवं भावनाएं व्यक्त करने का अवसर देना। यानी ग्रुप में सभी व्यक्तियों को यह स्वतंत्र भावनाएं व्यक्त करने का मौका देना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि समूह में सभी लोगों का मत जानना चाहिए, तभी लक्ष्य की प्राप्ति आसानी से की जा सकती है। किसी पे दबाव नहीं डालना चाहिए।
एंडरसन का विचार है कि आज समूह के अत्यधिक प्रयोग के निम्नलिखित 2 कारण हैं। प्रथम, अधिकांश कार्यों में जटिलता बढ़ती जा रही है, अतः एक व्यक्ति की अपेक्षा व्यक्तियों के पास अपेक्षाकृत विशिष्टीकृत ज्ञान की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। द्वितीय, अधिकांश निर्णयों में व्यापक स्वीकृति की आवश्यकता होती है। रॉबिन्स का मत है कि व्यक्ति निम्नलिखित कारणों से समूह में रहते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से कारण हैं। पहला है सुरक्षा यानी सिक्योरिटी। जीवन के अनेक क्षेत्रों में व्यक्ति को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कठिन संघर्ष करना पड़ता है। समूह अनेक खतरों, कठिनाइयों एवं जोखिम से व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करता है। समूह में सुरक्षा वातावरण उत्पन्न होता है और व्यक्ति के तनाव व चिंताएं सहभागी होकर कम हो जाती है। दूसरा है परिस्थिति स्टेटस। समूह की विशिष्ट पद एवं परिस्थिति प्राप्त करने के लिए भी व्यक्ति समूह में आते हैं। समूह में विशिष्ट भूमिका निभाकर वे प्रतिष्ठा अर्जित करते हैं। तीसरा पॉइंट है स्वमहत्ता सेल्फ एस्टीमेट। समूह व्यक्ति की अहम भावना एवं महत्ता की जरूरत भी पूरी करता है। समूह में विशिष्ट स्थिति पाकर व्यक्ति समान अनुभव करता है। इस प्रकार समूह अहम तुष्टि का भी आधार है। चौथा पॉइंट है स्नेह, प्रेम या स्नेह। समूह में व्यक्ति की अनेक सामाजिक आवश्यकताओं जैसे प्रेम, मैत्री, सहजीवन, एकता, पारस्परिक संबंध, स्नेह आदि होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को समूह के मीनिंग को अच्छे से समझे और समूह की आवश्यकता क्यों होती है आदि बातों की जानकारी इस वीडियो से आप लोगों को प्रोवाइड किए। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको किस तरह का क्वेश्चन का आंसर चाहिए। धन्यवाद।